प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म इसके बारे में पढ़ा था और जैसा कि कई चित्रों के माध्यम से मैंने आपको उसमें बताया कि जो स्पर्म की संरचना होती है उसे 3 भागों में अपन विभक्त कर सकते हैं। हेड पोर्शन, मिडिल पोर्शन और टेल वाला पोर्शन। और इसमें प्रमुख रूप से हेड और मिडिल पोर्शन के बीच में एक छोटी सी नेक भी पाई जाती है, ग्रीवा भी पाई जाती है, जिसमें समीपस्थ तारक काय उपस्थित होता है। और मिडिल पीस के अंतिम वाले हिस्से में, जो कि टेल वाले हिस्से से मिलता है, उसमें रिंग सेंट्रियोल उपस्थित होता है। इसके अलावा एक्रोसोम, न्यूक्लियस और टेल में एकदम अंतिम नुकीला सिरा, एंड पीस, मिडिल पीस, ये सारी संरचनाएं आपको मैं बता चुका हूँ। एक बार ये डायग्राम आप जो देख रहे हो इसको पुनः आप देख सकते हो और भी इसको विस्तार से देखने की आवश्यकता है। हेड वाले रीजन को यदि आप देखो तो हेड वाले रीजन में संरचनाएं तो एक्रोसोम, सेल मेम्ब्रेन, जो जिससे न्यूक्लियस कवर्ड रहता है, ये तो है ही है। लेकिन ये जो हेड वाला रीजन है, जिसको आप फ्रंट व्यू से देखोगे तो ये अंडाकार दिखाई देगा, और इसी को या अगर आप साइड व्यू से देखोगे तो ये एक आपको नुकीली संरचना के रूप में दिखाई देता है। ये जो चित्र आप देख रहे हो ये एक रियल डायग्राम है जो कि माइक्रोस्कोप के ज़रिए लिया गया है और एक विशेष प्रकार के प्रकाश की उपस्थिति में। तो जो ह्यूमन स्पर्म है वो इस प्रकार के दिखाई देते हैं। अब जो ये शुक्राणु होते हैं, सभी प्राणियों में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सभी प्राणियों में शुक्राणुओं की संरचना एक जैसी नहीं होती, लेकिन इनकी मूलभूत जो इनके डिविजन्स हैं, विभाजन हैं, वो हम जरूर सिर और मिडिल पोर्शन और टेल में विभक्त कर सकते हैं कहीं कहीं, लेकिन इनकी संरचना सबकी एक समान नहीं होती। तो इस संरचना की दृष्टि से इनको 2 भागों में हम विभक्त करते हैं, यानी 2 प्रकार के स्पर्म्स हमें एनिमल किंगडम में देखने को मिलते हैं। और इसका निर्धारण किया जाता है इसके टेल वाले पोर्शन के आधार पर, यानी टेल के आधार पर, जिस टेल को हम फ्लैजिला भी बोलते हैं, कशाप भी कह सकते हैं, उसके आधार पर 2 प्रकार के स्पर्म्स, 2 प्रकार के शुक्राणु देखने को मिलते हैं। पहले प्रकार के शुक्राणु कहलाते हैं कशाव युक्त शुक्राणु, फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स। फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स यानी ऐसे स्पर्म्स जिनमें फ्लैजिला या टेल पाई जाती है। ठीक है, जिन प्राणियों के शुक्राणुओं में टेल पाई जाती है वो फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स कहलाते हैं। अब ये जो फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। अधिकांश प्राणियों में, जो कि ख़ास तौर से वर्टिब्रेट्स को बिलोंग करते हैं, जितने भी प्राणी जो वर्टिब्रेट्स के होते हैं, कशेरुकी प्राणी होते हैं, उनमें जो स्पर्म्स पाए जाते हैं वो मोनोफ्लैजिलेट स्पर्म्स होते हैं, यानी उनके स्पर्म में, उनके शुक्राणु में एक कशाप या एक पुच्छ पाई जाती है। अधिकांश कशेरुकियों में आपको ये देखने को मिलेगा कि एक कशावीय शुक्राणु उनके अंदर पाए जाते हैं। तो इन शुक्राणुओं को कहते हैं मोनोफ्लैजिलेट स्पर्म्स। ठीक है, उदाहरण के लिए सभी वर्टिब्रेट्स जितने भी हैं कशेरुकी प्राणी, उनको हम अधिकांश प्राणियों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। और दूसरे प्रकार के जो स्पर्म्स हैं वो होते हैं बाईफ्लैजिलेट स्पर्म्स। ऐसे स्पर्म्स जो जिनकी पूंछ जो होती है, टेल जो होती है, द्विशाखित होती है, उसमें 2 शाखाएं पाई जाती हैं, या उसको 2 पुच्छ भी आप कह सकते हैं, 2 पुच्छ वाले द्विकशाभिकीय शुक्राणु। और इसके उदाहरण के रूप में आप जैसे टोड फिश है, भेक मछली बोलते हैं, इसमें भेक मछली में, ऑप्शनस में, इसमें जो शुक्राणु पाए जाते हैं ये शुक्राणु द्विकशाभीय होते हैं, बाईफ्लैजिलेट शुक्राणु होते हैं। इसके अलावा एक और प्रकार के शुक्राणु आपको देखने को मिल सकते हैं, उनको कहते हैं कॉन्जुगेटेड स्पर्म्स। कॉन्जुगेटेड स्पर्म्स यानी संयोगमी शुक्राणु। अब बेसिकली ये एक शुक्राणु ना होकर एक शुक्राणु की अवस्था है, जिसमें क्या होता है, कुछ प्राणियों में
2 या 2 से अधिक शुक्राणुओं का जो शीर्ष भाग होता है वो शीर्ष भाग आपस में चिपका हुआ होता है। यानी जो हेड का जो पोर्शन है, हेड का पोर्शन 2 या 2 से अधिक शुक्राणुओं का आपस में चिपका हुआ रहता है, जबकि टेल उनकी सेपरेट रहती है। और जब भी वो मेटिंग की क्रिया होती है और ये जो शुक्राणु होते हैं ये फीमेल के योनि मार्ग में गमन जब करते हैं तो निषेचन से पूर्व ये सभी शुक्राणु अलग अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो शुक्राणुओं की जो अवस्था होती है ये शुक्राणु कॉन्जुगेटेड स्पर्म्स या कॉन्जुगेटेड स्टेट कहलाती है। ख़ास तौर से जैसे ग्रास ऊपर को आप देखो, टिड्डा को देखो, तो टिड्डे में ऐसे शुक्राणु देखने को मिलते हैं। दूसरे प्रकार के जो शुक्राणु होते हैं वो होते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स, कशाव रहित शुक्राणु या अकशावित शुक्राणु। ऐसे शुक्राणु जिनमें कशाव अनुपस्थित होता है। बहुत सारे ऐसे प्राणी होते हैं जिनके शुक्राणुओं में कशाव या पुच्छ नहीं पाई जाती है। ये इनकी संरचना सामान्यतः गोल होती है और ये अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं, अमीबीय गति करते हैं। अमीबीय गति यानी कि स्थान, जैसे अमीबा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है, लगभग वैसे ही ये गति करते हैं। अमीबॉइड मूवमेंट इनके अंदर देखने को मिलता है। और इसको हम जैसे झींगा मछली है, क्रेफिश है, एस्केरिस है, इसके शुक्राणु देख सकते हैं। तो ये शुक्राणु जो होते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स कहलाते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मैं स्पर्म की संरचना तक हम पहुँचे हैं। ये एक और डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं अलग अलग एनिमल्स के, कुछ एनिमल्स के शुक्राणुओं को दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे मैं टोड फिश की बात कर रहा था, तो टोड फिश में आप देखिए ये भेक मछली का शुक्राणु है, ये बाईफ्लैजिलेटेड है। इसमें 2 टेल पाई जाती हैं। क्रेफिश का शुक्राणु आप देख सकते हो, कछुए का देख सकते हो, टोड का देख सकते हो। अब ये इसमें एक जो शुक्राणु दिख रहा है ये है एस्केरिस का शुक्राणु और इससे ऊपर झींगे का शुक्राणु। तो जैसे एस्केरिस का शुक्राणु है, इसमें पुच्छ है ही नहीं, आपको दिखाई नहीं देगी। अब जब पुच्छ नहीं दिखाई देगी और इसी प्रकार जो क्रेफिश है इसमें भी शुक्राणु लगभग इसकी पूंछ जैसी हिस्सा नहीं है, ये मेन बॉडी का ही पार्ट है। तो इनको मूवमेंट करने के लिए अमीबीय गति करनी होती है। इसी प्रकार एम्फियोक्सिस वगैरह के कई सारे शुक्राणु ऐसे होते हैं, कई प्राणियों के शुक्राणु जिनका हेड रीजन जो होता है, हेड पोर्शन भी अलग अलग आकार का होता है। ये आप देख सकते हो, ये जो अलग अलग मछलियों के, एम्फियोक्सस के, पक्षी के, चूहे के ये जो शुक्राणु हैं, इनका हेड पोर्शन और उसकी आकृति भी अलग अलग आप देख सकते हैं। लोबस्टर का भी अलग प्रकार का। तो शुक्राणुओं के अलग अलग प्राणियों के शुक्राणुओं का आकार, उनका शेप, उनकी साइज़ वो अलग अलग प्रकार की होती है। लेकिन इनको हम प्रमुख रूप से पूंछ के आधार पर, टेल के आधार पर 2 प्रकार के शुक्राणुओं के रूप में, जो कि फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, विभाजित कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस का टॉपिक। और अब आगे अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे oogenesis अंडजनन। थैंक यू।